बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के लिए अध्याय 2 जो कि पूर्ण संख्या है, इसकी प्रश्नावली 2.3 करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न के 4 भाग दिए गए हैं। पहले भाग ए करते हैं। भाग ए में दिया गया है 1 धन 0। बच्चों, 1 धन 0, 1 में 0 जोड़े तो हमें 1 मिलता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि उत्तर हमारा 0 नहीं आया है, यानी 1 धन 0 तो 1 होता है, तो ये 0 से निरूपित नहीं होगा। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं। दूसरे भाग में दिया गया है 0 गुणा 0, और हम जानते हैं कि 0 को 0 से गुणा करने से मान 0 ही आता है। तो यहां पर 0 गुणा 0 0 से निरूपित हो रहा है। पहले भाग में 1 धन 0 बराबर 1 था, तो ये 0 से निरूपित नहीं हो रहा था। अब भाग सी को करते हैं। भाग सी में दिया गया है 0 भाग 2, और बच्चों हम जानते हैं अगर हम 0 को विभाजित करें किसी भी संख्या से सिवाय 0 के, तो हमें उत्तर 0 ही मिलता है। तो यहां पर बच्चों आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 0 भाग P, जहां पर P कोई भी संख्या है लेकिन 0 नहीं है, तो इसका मान 0 ही आता है। तो भाग सी में दिया गया है 0 भाग 2, तो 0 भाग 2 ये 0 हुआ, तो 0 भाग 2 0 से निरूपित होगा। अब प्रश्न के अगले भाग की बात करते हैं। भाग डी, इसमें दिया गया है 10 घटा 10 भाग 2। अब बच्चों 10 घटा 10 0 होता है। अब 10 घटा 10 भाग 2 को हम लिखेंगे 0 भाग 2, और 0 भाग 2, 0 को हमने 2 से विभाजित किया, तो ये उत्तर 0 आ जाता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि 10 घटा 10 भाग 2 का मान 0 होता है। तो बच्चों ये 0 से निरूपित हो रहा है। तो बच्चों इस प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किससे 0 निरूपित नहीं होगा, तो इसका उत्तर ए सही होगा, क्योंकि ए ही ऐसा है जिससे 0 निरूपित नहीं होगा। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2 में पूछा गया है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों यहां पर कहा गया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो यहां पर 2 पूर्ण संख्याएं हम a और b मान लेते हैं। तो बच्चों a गुणा b बराबर 0, ये हमें कहा गया है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 दिया गया है, तो a गुणा b, a और b का गुणनफल 0 मान लेते हैं। अब बच्चों यहां पर हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि a 2 है और b 0 है, तो 2 गुणा 0 ये 0 होता है। अब हम a को 0 मान लेते हैं, b को 12 मान लेते हैं, तो 0 गुणा 12 बराबर 0 होता है। अब हम दोनों ही संख्याओं को 0 माने, तो 0 गुणा 0 बराबर 0 होता है। अब बच्चों हम ये पहले गुणनफल में और दूसरे गुणनफल में, तीसरे गुणनफल में हम संख्याओं को बदल सकते हैं। हम पहले गुणनफल में 2 की जगह अगर कोई और संख्या लें तब भी उत्तर 0 ही आएगा। दूसरे गुणनफल में
अगर हम 12 की जगह कोई और संख्या लें तब भी उत्तर 0 आएगा। और तीसरे गुणनफल में 0 गुणा 0 तो 0 होता ही है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से अगर हम गुणा करें तो सदैव हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? तो अगर कोई एक संख्या 0 होगी या दोनों ही 0 होंगी तो हमारा उत्तर यानी कि गुणनफल का मान 0 आएगा। तो बच्चों अब तो आप समझ गए होंगे कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर सदैव 0 ही प्राप्त होता है और जब दोनों संख्या 0 हो तो भी गुणनफल 0 ही होगा। अब बच्चों प्रश्न 3 करते हैं। इसमें पूछा गया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम दो पूर्ण संख्याओं को मान लेते हैं। ये दोनों पूर्ण संख्याएं a और b हैं और यहाँ पर कहा गया है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a गुणा b बराबर 1। अब बच्चों यहाँ पर दोनों संख्याओं यानी a और b पूर्ण संख्याओं में से एक को हमने 1 लेना है और दूसरी को कोई दूसरी संख्या लेनी है और हम दोनों को एक ही यहां पर लेंगे। a बराबर 1 b बराबर 1। तो पहले हम a को 1 ले लेते हैं और b को कोई दूसरी संख्या लेते हैं। तो 1 को गुणा करें 5 के साथ, उत्तर हमें 5 मिलता है। 1 को गुणा करें हम 7 के साथ तो हमें उत्तर 7 मिलता है। तो 1 को जब हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर वही संख्या मिलेगी जिससे हम 1 को गुणा कर रहे थे। अब हम a को कोई और संख्या लेते हैं और b को 1 लेते हैं। तो 11 गुणा 1 बराबर 11 होता है। 23 गुणा 1 बराबर 23 होता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि किसी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करें तो हमें वही संख्या गुणनफल के रूप में मिल जाती है। अब हम बच्चों अगर a और b दोनों को ही 1 लें तो 1 गुणा 1 इसका गुणनफल 1 होता है। 1 गुणा 1 बराबर 1। तो यहां पर हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुणा करके परिणाम हमें 1 नहीं मिलेगा। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हमें दोनों संख्याओं को 1 लेना पड़ेगा। 1 गुणा 1 बराबर 1। प्रश्न 4 वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में 5 भाग दिए गए हैं। पहले हम भाग ए करते हैं। भाग ए में पूछा गया है 728 गुणा 101। बच्चों हमें इसको वितरण विधि से ज्ञात करना है। ये जान लेते हैं कि वितरण विधि क्या होता है। तो a गुणा b धन c बराबर होता है a गुणा b धन a गुणा c। अब बच्चों यहां पर 101 को हम 101 को 100 धन 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 728 गुणा 100 धन 1। अब ये वितरण विधि से इसको हम लिख सकते हैं 728 गुणा 100 धन 728 गुणा 1। 728 गुणा 100 होता है 728 के आगे 2 शून्य 72,800 धन 728 गुणा 1 बराबर 728। अब हम 72,800 को 728 से जोड़ेंगे। 8 और 0 8, 2 शून्य 2, 7 और 8 15 होते हैं। 1 2 और 1 3, 7 ऐसे ही आएगा। तो 72,800 धन 728 73,528। अगले भाग में पूछा गया है भाग बी में 5,437 गुणा 1,001। बच्चों 1,001 होता है 1,000 धन 1 के
तो इसको हम लिखेंगे 5437 गुणा 1000 धन 1। वितरण विधि से ये हो जाता है 5437 गुणा 1000 धन 5437 गुणा 1। 5437 गुणा 1000 ये होता है 5437 के आगे 3 शून्य, क्योंकि 1000 में 3 शून्य है, धन 5437 गुणा 1 होता है 5437 के। अब हम 54,37,000 को जोड़ेंगे 5437 से। इसको हम जोड़ लेते हैं। 7 और 0 7, 3 और 0 3, 4 और 0 4, 7 और 5 12, 1 3 और 1 4, 4 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। तो ये दोनों संख्याएं जोड़ने से अंत में उत्तर आ जाता है 54,42,437। भाग सी 824 गुणा 25। अब बच्चों यहां पर 25 को हम लिखेंगे 20 धन 5, तो 824 गुणा 25 को लिखेंगे 824 गुणा 20 धन 5। अब हम इसमें वितरण विधि लगाएंगे तो ये हो जाता है 824 गुणा 20 धन 824 गुणा 5। 824 गुणा 20 करेंगे तो पहले शून्य लिख लेते हैं। अब हम 2 को गुणा करेंगे 824 से। 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 8 16। तो 824 गुणा 20 आया 16,480 धन 824 गुणा 5 करेंगे। 5 गुणा 4 20 होता है, 2 5 गुणा 2 10 होता है और 2 12, 1 5 गुणा 8 40 और 1 41। तो 824 गुणा 5 4120। अब हम 16,480 को जोड़ेंगे 4120 से। 0 0 0, 8 और 2 10, 1 4 1 5 और 1 6, 6 4 10, 1 1 और 1 2। तो 16,480 धन 4120 20,600। तो 824 गुणा 25 बराबर 20,600 होगा। भाग डी में पूछा गया है 4,275 गुणा 125। तो ये हम लिखेंगे 4,275 गुणा 100 धन 25। अब हम इसमें वितरण विधि लगा लेते हैं तो ये आ जाता है 4,275 गुणा 100 धन 4,275 गुणा 25। अब बच्चों यहां पर हम 4,275 गुणा 100 ये होगा 4,275 के आगे 2 शून्य धन 4,275 गुणा। अब हम 25 को 20 धन 5 लिखेंगे और 4,275 गुणा 20 धन 5 को वितरण विधि से लिखेंगे 4,275 गुणा 20 धन 4,275 गुणा 5। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4,27,500 धन 4,275 गुणा 20 धन 4,275 गुणा 5। इसको हम आगे लिखेंगे। ये आ जाता है 4,27,500 धन 4,275 गुणा 20। इसको हम हल कर लेते हैं तो इसकी गुणा पहले यहां पर हम शून्य लिखेंगे। अब 2 को गुणा करेंगे 4,275 से। 2 गुणा 5 10 होता है, 1 2 गुणा 7 14 और 1 15, 5 1 2 गुणा 2 4 और 1 5, 2 गुणा 4 8 धन 4,275 गुणा 5। 5 गुणा 5 25, 2 5 गुणा 7 35 और 2 37, 3 5 गुणा 2 10 और 3 13, 1 5 गुणा 4 20 और 1 21। तो 4,275 गुणा 5 बराबर 21,375। सो अंत में ये गणना होके आई
4,27,500 धन 85,500 धन 21,375। अब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो पहली संख्या है 4,27,500, दूसरी 85,500, तीसरी संख्या 21,375। 5005 700 7 553 13 1 178 85 13 13 और 1 14 1 1 और 2 3 3 8 11 और 2 13 1 1 और 4 5। तो अंत में तीनों संख्याओं को जोड़ के ये आया 5,34,375। तो 4,275 गुणा 125 का मान 5,34,375 होगा। इस प्रश्न के अंतिम भाग में संख्या दी गई है 504 और 35, इनका गुणा करना है। 504 गुणा 35। बच्चों यहां पर गुणन के क्रम विनिमय गुण से हम लिख लेते हैं इसको। 35 गुणा 504, 504 को हम 500 धन 4 कह सकते हैं। तो ये आ जाता है 35 गुणा 500 धन 4। अब यहां पर हम वितरण विधि लगाएंगे तो ये आ जाता है 35 गुणा 500 धन 35 गुणा 4। 35 गुणा 500, पहले हम 2 शून्य लिखेंगे। अब 5 को गुणा करेंगे 35 से। 5 गुणा 5 25, 2 5 गुणा 3 15 और 2 17। तो 35 गुणा 500 यह आ जाता है 17,500 धन 35 गुणा 4। 4 गुणा 5 20, 2 4 गुणा 3 12 और 2 14। अब हम 17,500 को जोड़ेंगे 140 से। 0 0 0 4 0 4 5 और 1 6 7 ऐसे ही 1 ऐसे ही। तो 17,500 धन 140 ये आ जाता है 17,640। तो 504 गुणा 35 का मान 17,640 होगा। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये हमें प्रतिरूप दिया गया है और आगे प्रश्न में पूछा गया है अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है? तो बच्चों हम इसका अध्ययन कर लेते हैं और साथ में प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है इसको कर लेते हैं। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं प्रथम पंक्ति में 1 गुणा 8 धन 1 बराबर 9, 12 गुणा 8 धन 2 बराबर 98। तृतीय पंक्ति में 123 गुणा 8 धन 3 बराबर 987। फिर 1,234 गुणा 8 धन 4 बराबर 9,876। पांचवी पंक्ति में 12,345 गुणा 8 धन 5 बराबर 98,765। अब यहां पर क्या क्या हम देख पा रहे हैं देखिएगा। अगर हम संख्याओं की बात करें तो यहां पर संख्याएं 1, इसके बाद 12, इसके बाद 123, इसके बाद 1,234, इसके बाद 12,345। तो यहां पर जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से सभी संख्याएं। पहली पंक्ति में प्राकृत संख्या 1 लिखी गई है, दूसरी पंक्ति में प्राकृत संख्याएं 1 और 2 लिखी गई हैं, तीसरी पंक्ति में प्राकृत संख्याएं 1 2 3 लिखी गई हैं, चौथी पंक्ति में प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4, पांचवी पंक्ति में 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह हुआ कि छठी और सातवीं पंक्ति में प्राकृत संख्याएं छठी पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 आएगी और सातवीं पंक्ति में प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 आएंगी।
यानी पहली पंक्ति में 1 अंक की प्राकृत संख्या, दूसरी पंक्ति में 2 अंक की प्राकृत संख्या, तीसरी पंक्ति में 3 अंक की प्राकृत संख्या, चौथी पंक्ति में 4 अंक की प्राकृत संख्या, पांचवी पंक्ति में 5 अंक की प्राकृत संख्या। तो छठी पंक्ति में 6 अंक की प्राकृत संख्या होगी और सातवीं पंक्ति में 7 अंक की प्राकृत संख्या होगी। और यहां पर प्राकृत संख्याओं के क्रम से आने वाले समूह को यहां पर लिखा गया है। तो आठवीं पंक्ति में 8 अंकों की प्राकृत संख्या होगी। लगातार हम प्राकृत संख्याओं के समूह को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और नवीं पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से यहां पर यह होगा। अब हम इन प्राकृत संख्याओं का गुणा किया गया है 8 से, तो सभी पंक्ति में इसको 8 से गुणा किया गया है। तो छठी पंक्ति में भी 8 से हम गुणा करेंगे और सातवीं पंक्ति में भी 8 से गुणा करेंगे। अब हम इस प्रतिरूप में देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में 1 गुणा 8 धन 1 किया गया है, दूसरी में धन 2 किया गया है, तीसरी में धन 3 किया गया है, चौथी में धन 4, पांचवी में धन 5। तो छठी पंक्ति में धन 6 करेंगे, सातवीं पंक्ति में धन 7 करेंगे। पहली पंक्ति में बराबर लिखा गया है 9 के, दूसरी पंक्ति में 9 8, तीसरी पंक्ति में 9 8 7, चौथी पंक्ति में 9 8 7 6, पांचवी पंक्ति में 9 8 7 6 5। यानी पहली पंक्ति में 1 अंक का मान, दूसरी पंक्ति में 2 अंक का मान, तीसरी पंक्ति में 3 अंकों की संख्या परिणाम के रूप में, चौथी पंक्ति में 4 अंकों की संख्या, पांचवी पंक्ति में 5 अंकों की संख्या। तो इसका मतलब छठी पंक्ति में 6 अंकों की संख्या होगी और सातवीं पंक्ति में 7 अंकों की संख्या होगी। और यहां पर ये प्रतिरूप हम देख रहे हैं 9 के बाद दूसरी पंक्ति में 8, तीसरी पंक्ति में 9 8 7। तो संख्या का बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ अगला अंक उस संख्या को 1 घटाने से मिल रहा है। दूसरी पंक्ति में देखें 9 घटा 1 8 होता है, तो दूसरा अंक 8 है। तीसरी पंक्ति में 9 के बाद 8 के बाद 7, चौथी पंक्ति में 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 6, यानी 1 1 घटा के ये अंक मिल रहे हैं। तो हम छठी पंक्ति में इसका जो मान आएगा, हम 9 से शुरुआत करेंगे, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद 5, एक अंक और आएगा 4, क्योंकि कुल अंक यहां पर 6 होने चाहिए क्योंकि ये छठी पंक्ति है। और सातवीं पंक्ति में इस परिणाम के रूप में 7 अंकों की संख्या आएगी। पहला अंक 9 होगा, उसके बाद 8 7 6 5 4 फिर 3। तो इस तरह से हमने अगले दो चरण इस प्रश्न के लिख लिए और हमने ये भी देखा कि यह प्रतिरूप किस प्रकार से कार्य करता है। यहां पर अगर हमें पूछा जाए कि 8वां चरण क्या होगा, तो 8वें चरण के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 8 धन 8 बराबर 9 8 7 6 5 4 3 2 आएगा। और 9वें चरण के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा 8 धन 9 बराबर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी को देखने के लिए धन्यवाद।